हेलो एवरीवन, वेलकम टू FTRPCS। तो आज हम गांधी जी के बारे में कवर करेंगे। और अगर आप पीटी मेंस या किसी भी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी से रिलेटेड, तो ये जो वीडियो है ये आपके महात्मा गांधी के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में सबको एक साथ कवर कर देगा। इनफैक्ट पूरे के पूरे टॉपिक को बढ़िया से प्रिपेयर कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स। तो इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। पॉपुलरली इनको हम महात्मा गांधी या बापू के नाम से जानते हैं। फादर का नाम है इनके करमचंद गांधी, मदर का नाम है पुतली बाई। इसके बाद अगर हम बर्थ प्लेस और बर्थ ईयर की बात करें तो 1869 में 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ है पोरबंदर गुजरात में। इनकी हत्या कर दी गई थी नाथुराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। वाइफ का नाम क्या है? तो कस्तूरबा गांधी। और 1883 में इनकी शादी हुई थी 13 ईयर्स के एज में, 13 और 14 समथिंग लाइक दिस। इनके 4 बच्चे हैं। चारों का नाम क्या है? हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। एजुकेशन की बात करें तो इनकी स्कूलिंग हुई है राजकोट में। उसके बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी जो कि लंदन से की हुई थी। उसके बाद ये 1891 में बैरिस्टर बने थे। आगे देखते हैं इनके बारे में। और सबसे पहले 1891 में जब ये बैरिस्टर बन गए तो साउथ अफ्रीका से इनकी जो वकालत की शुरुआत होती है वहीं से होती है। तो साउथ अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो 1893 से लेकर के 1915 तक। ठीक है, 1893 से लेकर 1915 तक महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। उस दौरान जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसको देख लेते हैं। 1893 में क्या हुआ है? तो ये साउथ अफ्रीका गए हैं दादा अब्दुल्ला के केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बीपीएससी डायरेक्ट पूछ लेता है कि महात्मा गांधी किसके बुलाने पे या फिर किन के केस के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। तो ये दादा अब्दुल्ला के केस में साउथ अफ्रीका गए थे। उसके बाद है फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो चूंकि अफ्रीका में जो गोरे और कालों का जो भेदभाव हो रहा था तो वहाँ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट ही ये लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ पे उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस इसकी स्थापना की है 1894 में। ओके, 1893 में ये गए हैं साउथ अफ्रीका और एक साल के बाद नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने 1894 में की है। फिर वहाँ एक आश्रम इन्होंने खोला है, फीनिक्स आश्रम। ठीक है, फीनिक्स आश्रम कब खोला है? 1904 में। फिर उसके बाद वहाँ टॉलस्टॉय फॉर्म भी खोला 1910 में। और सत्याग्रह जो इंडिया में इन्होंने सत्याग्रह के ही बल पे भारत को आज़ादी दिलाई थी। लेकिन इनका सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है, फर्स्ट टाइम यूज है, वो कहाँ हुआ है? तो साउथ अफ्रीका में हुआ है और ईयर है 1906। ठीक है, 1906 में इन्होंने सबसे पहली बार सत्याग्रह के यूज करके वहाँ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट चल रहा था तो उसमें इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था 1906 में। फिनिक्स आश्रम खोले थे ये 1904 में। टॉलस्टॉय फार्म खोले थे 1910 में। और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में। और अफ्रीका गए हैं किनके बुलाने पे? तो दादा अब्दुल्ला के केस में, दादा अब्दुल्ला के बुलाने पे। और 1893 में ये गए थे अफ्रीका। उसके बाद जब अफ्रीका से इंडिया कब आते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अफ्रीका से ये जो है इंडिया आते हैं 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ये डेट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस दिन को भारत में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ही वॉज इन्वाइटेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। एक्चुअली गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना, ये इनके पॉलिटिकल लीडर भी, पॉलिटिकल मेंटोर भी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु हैं। और यहाँ पे आके इन्होंने साबरमती आश्रम को इस्टेब्लिश किया है कब? तो 1917 में। 1917 में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है, अगर आपको अभी ध्यान में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1917 में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड इवेंट है। ओके, तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है हर दूसरे साल पे। लाइक एक साल हुआ अल्टरनेट ईयर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसके बाद। इसके बाद हम देखेंगे महात्मा गांधी का इंडिया के जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो जो मूवमेंट्स हो रहे थे उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि बिहार का ही है, बिहार ही महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है और यहीं से इनका सबसे पहला सत्याग्रह शुरू हुआ है। तो 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह। क्यों होता है? इंडिगो कल्टिवेशन, जो नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी बिहार में किसानों से, उसके अगेंस्ट किसानों ने रिवोल्ट सत्याग्रह किया था, नॉट रिवोल्ट सॉरी, सत्याग्रह किया था। तो 3 कठिया सिस्टम यानी कि 3, अगर किसी के पास 20, 1 बीघा में अगर 20 कट्ठा होता है तो उसमें से 3/20 यानी कि 3 कट्ठा पे उसको नील की खेती करनी है। ये कंपलसरी था, अंग्रेजों का बनाया हुआ रूल था। तो 3 कठिया सिस्टम था उस समय इंडिगो कल्टिवेशन के लिए और इसके अगेंस्ट ही सत्याग्रह हुआ। तो फार्मर्स वेर एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश प्लांटर्स। तो जो भी
अंग्रेज के प्लांटर्स थे वो काफ़ी शोषण कर रहे थे किसानों का कि नहीं आपको करना ही है, अगर नहीं कर पाए फिर लगान वसूल में फिर अलग अलग तरीके से उनका काफ़ी शोषण किया जा रहा था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ देखने को मिलते हैं। एक तो राजकुमार शुक्ला, ये राजकुमार शुक्ला ही है जिन्होंने गांधी जी को बिहार आने का इनविटेशन दिया था, मतलब चंपारण आने का इनविटेशन दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई। तो ये 6 नाम हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये हैं। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था इंडिया में, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि 3 कठिया सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि ये जो फोर्सफुल कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो था इसको अब खत्म कर दिया गया है। इट वॉज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया ऑल्दो इट वॉज नॉट लोकल इवेंट। तो ये मतलब जो है पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था इंडिया में, और ये लोकली सिर्फ यहीं तक नहीं रह गया, चूँकि ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह है तो ये जो है पूरे के पूरे इंडिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह हो गया चंपारण सत्याग्रह। कभी कभी कैसे सीक्वेंस में पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह था, फिर अहमदाबाद है, फिर आगे खेड़ा है, तो इसको सजाने के लिए पूछ लेगा, तो ध्यान रखेंगे पहले चंपारण सत्याग्रह है। उसके बाद क्या होता है 1918 में, ठीक है, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो वहाँ जो मिल के जो मजदूर होते हैं उनके कुछ डिमांड्स होते हैं, इनको लेकर के, अपने डिमांड्स को लेकर के जो मिल के मजदूर हैं वो स्ट्राइक पे बैठे होते हैं। वहाँ गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह है। तो ये उनका जो डिमांड है वो क्या है, तो उनकी जो वेज है उसको बढ़ाया जाए। और इसका जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का रिजल्ट ये है कि फिर से वहाँ पे वर्कर्स भी जीत जाते हैं। तो यहाँ पे हम बैक टू बैक देख रहे हैं कि गांधी जी अपने हर सत्याग्रह से कुछ पॉजिटिव ही इम्पैक्ट ला रहे हैं। उसके बाद क्या है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह कब होता है, तो ये 1918 में, 1918 में ये भी है, ध्यान रखेंगे। ये पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह है। ठीक है, ऐसे कैट होता है ना, CAT, तो आप यहाँ पे CAK, केक, केक, यस, ऐसा करके आप कुछ ध्यान रख सकते हैं। C से पहले चंपारण, A से अहमदाबाद और K से खेड़ा। ठीक है, सीक्वेंस में अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 1918 में पहले अहमदाबाद है या पहले खेड़ा है। तो पहले अहमदाबाद है, उसके बाद खेड़ा है, ध्यान रखेंगे केक से। ठीक है, ट्रिक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो खेड़ा में बेसिकली क्या है, तो खेड़ा में लीडर सिर्फ गांधी जी नहीं है, इनके साथ यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जो हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं, ये भी वहाँ लीडर है। इनका डिमांड ये रहता है खेड़ा में कि जो टैक्स है उसको, जो टैक्स को माफ़ कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे अच्छी फसल नहीं हो पाई है, इसके लिए किसानों का ये डिमांड रहता है। ये भी वहाँ सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद रॉलेट एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये 1919 में होता है। इसको ब्लैक एक्ट कहा जाता था और ये अंग्रेजों की तरफ से लाया गया था। इसके अगेंस्ट भी गांधी जी का ये अपोज किए थे उसको। तो रॉलेट एक्ट का अपोज करने का रीज़न क्या था, तो इसमें डिटेंशन विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के, अगर किसी को अभी जैसे मतलब किसी पे हमको शक है कि, या उस समय तो शक भी नहीं था, उसको तो बस ऐसे आंदोलन को कमज़ोर करना था, तो किसी को कहीं से भी अरेस्ट कर सकते थे बिना किसी ट्रायल के। उसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया है, रॉलेट सत्याग्रह, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह है। ठीक है, 1917 में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 1918 में वापस से खेड़ा सत्याग्रह दूसरा, और फिर 1919 में क्या है, तो रॉलेट सत्याग्रह। तो ये गांधी जी का हमने अभी 4 सीक्वेंस में देख लिया है। आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद आता है खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट जो है ये 1919 में ये भी आता है। ठीक है, पहले रॉलेट है, फिर उसके बाद खिलाफत है। तो इसके लीडर्स कौन कौन होते हैं खिलाफत मूवमेंट के, तो अली ब्रदर्स, ये इसके लीडर होते हैं, लेकिन गांधी जी इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इनका सपोर्ट करने का पर्पस ये रहता है कि यहाँ से हिंदू मुस्लिम को एक किया जाए, यूनिटी के लिए, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए गांधी जी इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अली ब्रदर्स इसके लीडर हैं और गांधी जी इसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर के 22 तक। तो जो कांग्रेस सेशन होता है नागपुर का, उसमें 1920 में डिसाइड किया जाता है कि भाई हम नन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। इसके अंतर्गत, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत क्या क्या करना होता है, तो सबसे पहले स्कूलों को बॉयकॉट करना है, कोर्ट्स को बॉयकॉट करना है, जो विदेशी कपड़े हैं फॉरेन क्लॉथ उनको बॉयकॉट करना है, और जो टाइटल्स, किसी को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है, किसी को सर की उपाधि दी गई है, अलग अलग जो भी टाइटल्स अंग्रेज देते थे इंडियंस को, उस सारे टाइटल्स को बॉयकॉट करना है। आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं। ओके, तो ये है इनका मतलब प्रोग्राम है कि ये सब करके हम कॉपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को। ओके,
तो ये इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि नागपुर सेशन में ही ये डिसाइड किया गया था कि अभी हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट ये हो जाता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। और ये कहाँ होता है? इसका वेन्यू है गोरखपुर। गोरखपुर में एक मतलब अंग्रेजों का एक थाना होता है, पुलिस थाना। वहाँ की सारे मतलब जो उग्र भीड़ होती है, ऑब्वियसली बात है इंडियंस काफ़ी परेशान थे, तो जो भीड़ परेशान है उग्र भीड़, उसने जाकर के पूरे के पूरे थाने को जला दिया। तो ये बेसिकली चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। और इसके बाद ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको गांधी जी वापस ले लेते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया कि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। ठीक है, और चौरी चौरा इंसिडेंट का डेट क्या है? 5 फरवरी 1922। और जगह कहाँ है? तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी में। इसके बाद आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, ये कब चालू होता है? तो ये 1930 में इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत दांडी मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। दांडी मार्च से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दांडी मार्च से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। दांडी मार्च कब से कब तक किया जाता है? तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। महात्मा गांधी जो है साबरमती से दांडी पैदल यात्रा करते हैं। लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा ये पैदल करते हैं। और फिर वहाँ जाकर के सॉल्ट लॉ को मतलब तोड़ने के लिए वहाँ ये समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये 6 अप्रैल 1930 को सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं, वहाँ नमक बना करके समुद्र के पानी से। ठीक है, या कहाँ से यात्रा की शुरुआत हुई है? साबरमती आश्रम। साबरमती में गांधी जी ने अपना आश्रम इस्टेब्लिश किया था ना 1917 में, अभी हम ऊपर देखे हैं। तो साबरमती आश्रम से ये निकले थे। 78 लोगों के साथ ये निकले थे और रास्ते में उनको बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। तो ये नंबर भी ध्यान रखेंगे कि 78 अपने जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उनके साथ ये निकले थे। और फिर धीरे धीरे बहुत सारा काफिला इनको मिलता गया, आगे बढ़ते गए ये। तो ये साबरमती से लेकर दांडी तक इनकी यात्रा थी। 390 किलोमीटर की यात्रा है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 930। ठीक है, 1930। और ये दांडी मार्च के बारे में है। तो इसके बाद ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इस तरीके से ये शुरू करते हैं 1930 में। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये भी गांधी इरविन पैक्ट 1931 में ये होता है। ये किसके किसके बीच होता है? तो लॉर्ड इरविन जो उस समय का वायसराय है उसके बीच और गांधी जी के बीच ये गांधी इरविन पैक्ट होता है। और चूँकि गांधी जी जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे फर्स्ट वाले में, तो इसीलिए ये इन दोनों के बीच पैक्ट होता है। तो फिर उसके बाद गांधी जी अटेंड करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। और सॉरी, यहाँ पे ये फर्स्ट एंड थर्ड होगा, ये गलती से सेकेंड लिख दिया है। तो गांधी जी जो है ये डिड नॉट अटेंडेड फर्स्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड वाले में ये इकलौता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि गांधी जी गए थे। यहाँ पे ये अटेंडेड भी नहीं होगा, इट इज़ अटेंड। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखेंगे इवेंट कि एक तो गांधी जी सेकंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, फर्स्ट और थर्ड में ये नहीं गए थे। और इसके अलावा ये कि गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी इस चीज़ के लिए अग्री किए थे कि हाँ ठीक है अभी हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। तो जो 1931 का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें गांधी जी गए हैं गांधी इरविन पैक्ट के बाद। उसके बाद ये है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके बीच होता है? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है। यहाँ पे जो बेसिक इशू है वो है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो भीमराव अंबेडकर का डिमांड था कि हम जो भी दलित वर्ग है इनके लिए एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो गांधी जी और उनके बीच वहाँ पूना पैक्ट के अंतर्गत इसमें सुलह होती है। इससे पहले दोनों के बीच मतभेद चल रहा होता है। तो पूना पैक्ट ध्यान रखेंगे किसके किसके बीच है? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच है। और वो तो गांधी इरविन पैक्ट तो नाम से ही समझ में आ जाता है, लेकिन पूना पैक्ट किनके बीच हुआ है? तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर। उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1942 में हुआ है ये लॉन्च, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ है इसका आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ है। और ये कहाँ से हुआ है? तो ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि अगस्त क्रांति मैदान भी इसको कहा जाता है। ऑब्वियसली बात है, अगस्त में क्रांति हो रही है और उसी मैदान से शुरुआत हो रहा है, तो उसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। और ये ग्वालियर टैंक मैदान से इसको लॉन्च किया जाता है। ये जो मूवमेंट है इसका एक ही लक्ष्य है, एक ही रिजोल्यूशन है कि अभी इंडिया को इंडिपेंडेंट कराना है और अंग्रेजों को भी भारत छोड़ने पे मजबूर करना है। ठीक है, तो इसका रिजोल्यूशन है क्विट इंडिया। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट, अभी अंग्रेजों निकलो भारत से, बस हो गया बहुत।
इसका स्लोगन क्या है? तो इसका स्लोगन है डू और डाई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन किस मूवमेंट के दौरान दिया। तो अभी तक जो भी मूवमेंट आया है उसमें नहीं दिए हैं, इसी में दिए हैं डू और डाई। ऑब्वियस सी बात है, करो या मरो का इसमें देंगे तभी तो सीधा 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला है। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन है। हम लोग भी तो बोलते हैं ना कि अभी लास्ट है, कुछ नहीं है आगे, तो आदमी क्या बोलता है कि या तो कर लो या फिर डू और डाई वाला सिचुएशन है। तो वैसा ही है, 1942 में गांधी जी ने स्लोगन दिया डू और डाई का ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिली है 1947 में। और इसमें ये हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे ये भी है, जिस दिन ये मूवमेंट लॉन्च किया जाता है 8 अगस्त 1942 को, उसी के अगले दिन जो भी कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, गांधी जी, सरोजनी नायडू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सबको अरेस्ट करके, मतलब जो कांग्रेस के जो भी लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। हाउस अरेस्ट में जो जहाँ है वहाँ भी डाल दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ दिन तक इस मूवमेंट को काफ़ी अंडरग्राउंड वे में चलाया जाता है, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन ये यहाँ पे हम क्विट इंडिया मूवमेंट जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन हम गांधी जी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 8 अगस्त 1942 को 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा ये कहाँ से लॉन्च होता है? तो अगस्त क्रांति मैदान या फिर ग्वालियर टैंक मैदान से। रिजोल्यूशन इस मूवमेंट का है क्विट इंडिया, अंग्रेजों को भी भारत छुड़ाना है। इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने स्लोगन दिया है डू और डाई का, और इसके अगले दिन ही जो भी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट नेता हैं सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी फाइनल और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इनफैक्ट, इंडिपेंडेंस। तो ये कब मिलती है? 15 अगस्त 1947 को। गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन ऑफिशियल सेलिब्रेशन। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं पूछ ले कि गांधी जी आए थे क्या, तो ध्यान रखना है कि गांधी जी किसी भी ऑफिशियल सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ऑब्वियस सी बात है गांधी जी किसी भी ऑफिशियल जो भी सेलिब्रेशन है उसमें नहीं आ रहे होते। और फिर लास्ट में 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी जाती है। नाथूराम गोडसे इन पर गोली चला करके इनकी हत्या की जाती है। तो ये है गांधी से रिलेटेड जो भी हम अभी देखे हैं फैक्ट्स, और ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कभी कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि डू और डाई का स्लोगन कब दिए थे, या फिर सीक्वेंस से सजाइए। सीक्वेंस के लिए हम लोग आपको बता ही दिए हैं, केक यानी कि सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जिनको भी इनकी ज़रूरत है, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक इसको शेयर करें। और अगर आपको ऐसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।